हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनन्या है। मेरी शादी होने वाली थी। शादी से पहले मेरी भाभी ने मुझ पर ऐसा बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मैं हैरान रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी प्यारी भाभी मुझ पर इतना गंभीर इल्जाम लगा सकती हैं। इस इल्जाम की वजह से मेरी बारात वापस लौट गई। भैया ने कहा, मेरी बहन से कोई तो शादी कर ले। आखिर उनकी इज्जत का सवाल जो था। भैया को मुझ पर बहुत गुस्सा था और मैं बार बार रोते हुए कह रही थी, काश मैं पैदा होने से पहले ही मर गई होती। यह दिन देखने से पहले मैं ऊपर वाले के पास चली गई होती। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। एक तरफ भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, लेकिन दूसरी ओर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। भैया की इज्जत दांव पर थी। मेरी बारात वापस जाने से पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। अगर अब उनकी बहन को कोई नहीं अपनाता तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। शायद मुझसे कोई दोबारा शादी भी न करता। भैया अपनी किस्मत को कोस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। तभी हमारे गांव का एक सब्जी वाला सामने आया और मेरे भैया से मेरा हाथ मांगने लगा। भैया ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात इज्जत की थी। मुझ पर जो दाग लग गया था वह सारी जिंदगी नहीं धुल सकता था। इसलिए मैंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की और चुपचाप वही किया जो भैया चाहते थे। इस तरह मेरी शादी उस साधारण सब्जी वाले से हो गई जो गांव में अपना सब्जी का ठेला लेकर इधर उधर घूमता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। जब मैं विदा होकर उसके घर पहुंची तो कमरे में बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए कितने खूबसूरत सपने देखे थे। मेरा पति जब कमरे में आया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना खतरनाक हो सकता है। हम अपनी भाभी को बड़े अरमानों के साथ घर लाए थे। मेरा एक ही भैया था और मैं चाहती थी कि कुछ समय तक अपनी भाभी के साथ रहूं। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं भाभी को अपनी बहन की तरह मानकर उनके साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहती थी। हम उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव के लोग आपस में बड़े प्यार और सम्मान से रहते थे। यहाँ मान मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता था। मेरे भैया शहर में नौकरी करते थे और उन्हें वहां एक लड़की से प्यार हो गया था। हमारे घर में 4 लोग थे, माँ, पापा, मैं और भैया। भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी शुरू की थी, क्योंकि उनका मानना था कि गांव में उनके लिए कोई अच्छी नौकरी नहीं है। पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी खूब पढ़ी लिखी थी और चाहती थी कि नौकरी करूं, लेकिन माँ और पापा ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। मैं अपने भैया से सिर्फ 3 साल छोटी थी। हम सभी भैया से बहुत प्यार करते थे। इस घर में वही होता था जो भैया कहते थे। जब भैया ने हमें अपनी पसंद के बारे में बताया तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी कि वे लव मैरिज करना चाहते हैं। भैया ने जब भाभी की तस्वीर हमें भेजी तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि भाभी बहुत सुंदर थीं और शहर की पढ़ी लिखी लड़की थीं। हालांकि वह गरीब परिवार से थीं और शामली से ताल्लुक रखती थीं। जब भैया ने हमें यह बताया तो माँ पापा को कोई परेशानी नहीं हुई। हम भी मध्यम वर्ग के लोग थे। भैया ने माँ पापा से कहा, आप लोग शहर आ जाइए और गरिमा के घर रिश्ता लेकर चले जाइए। माँ पापा ने देर नहीं की और अगले ही दिन शहर चले गए। वहां गरिमा भाभी के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। उनके परिवार से माँ पापा की जान पहचान हो गई और फिर गरिमा भाभी और मेरे अरविंद भैया का रिश्ता पक्का हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि मुझे अपने भैया की शादी की खरीदारी करनी चाहिए। मैंने उनकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब मस्ती की और जमकर खरीदारी भी की। भाभी के घर वालों ने बताया कि उनके रिश्तेदार भी हमारे गांव में रहते हैं। हमारी उनसे पहचान हुई तो पता चला कि वे भाभी के दूर के रिश्तेदार नहीं, बल्कि उनकी मासी का घर तो हमारी गली में ही था। भाभी के आने से घर में एक नई रौनक आ गई थी। माहौल खुशियों से भर गया था। भैया की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें पूरे गांव को न्योता दिया गया था। मुझे लगभग पूरा गांव अच्छे से जानता था, क्योंकि मैं शुरू से ही हंसमुख स्वभाव की थी। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी
और मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। भैया कहते थे, हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे जितना सम्मान मिलता था उतना ही अब भाभी को भी मिलने लगा था। आखिरकार वह भी हमारे परिवार का हिस्सा थीं और माँ पापा के लिए बेटी की तरह थीं। लेकिन समय के साथ मुझे भाभी का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगा। मुझे लगता था कि शायद उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती वे मुंह बनाकर जवाब देतीं। ऐसा लगता था कि जब भैया मुझसे प्यार से बात करते तो भाभी को जलन होती थी। शायद वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं कि उनके पति का प्यार मेरे साथ बांट जाए। लेकिन वे मेरे भाई थे, उनके लिए भाभी की जगह अलग थी और मेरी अलग। फिर भाभी के मन में ऐसी बात कैसे आ सकती थी? उन्हें लगता था कि उनके पति का प्यार सिर्फ उनका हक है। खैर, समय किसी तरह गुजर रहा था। एक दिन पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने से मैं और माँ बहुत रोए। मैं रोते हुए कह रही थी, पापा ने बेटे की शादी तो देख ली, काश बेटी की शादी भी अपने हाथों से कर देते। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। भैया ने माँ से वादा किया कि वे मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। पापा के जाने के बाद माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वे कहती थीं, बेटा, तुम्हारे पापा तो चले गए, मैं भी बीमार रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। मैं इस बारे में क्या कह सकती थी? मैं चुप रहती थी। मेरे लिए जो बड़े फैसला करते वही सही था। मुझे उनकी मर्जी के आगे सिर झुकाना था। माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगी थीं। भैया अभी भी शहर में नौकरी कर रहे थे। पहले वे महीने में एक बार गांव आते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद हर हफ्ते आने लगे। भाभी घर का कोई काम नहीं करती थीं, सारा काम माँ ही करती थीं। मैंने कभी इसकी शिकायत न भाभी से की न भैया से। मैंने माँ से कहा था कि भाभी की इन हरकतों के बारे में भैया से बात करनी चाहिए या भाभी से ही कहना चाहिए। लेकिन माँ बोली, बेटा, ये क्या बात कर रही हो? मैं अपनी बहू के दिल से नहीं उतरना चाहती। बहू पहले ही घर के सारे काम करती है, जब अरविंद आता है तो वह सब संभाल लेती है। माँ की बात पर मैं चुप हो गई। मैं भी घर के सारे काम करती थी। भाभी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा था, बस कभी कभी उनका मूड मेरे प्रति खराब हो जाता था। जब भैया गांव आते तो शहर से मेरे लिए कुछ सामान लाते थे, क्योंकि अब उन्हें भी मेरी शादी की चिंता होने लगी थी। जैसे माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थीं, वैसे ही भैया मेरी शादी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यह सब न जाने क्यों भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भाभी कहती थीं, अभी तो अनन्या का रिश्ता भी नहीं पक्का हुआ और आप उसके दहेज का सामान लाने लगे। भैया जवाब देते, अनन्या मेरी एकमात्र बहन है, मैं उसे ढेर सारा दहेज देकर विदा करूंगा। मेरी बहन को ससुराल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय बाद गांव के एक जमींदार के यहाँ से मेरा रिश्ता आया। भैया और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थे। भैया ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि लड़का शहर में पढ़ा लिखा था और हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था। वह गांव के अमीर लोगों में से एक था। हमारे घर खुद यह रिश्ता लेकर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। अभी सिर्फ मेरा रिश्ता ही पक्का हुआ था। लड़के वालों की तरफ से खबर आई कि वे सगाई करना चाहते हैं। मेरी सगाई भी बहुत धूमधाम से हुई। हम सब बहुत खुश थे। मुझे भी यह रिश्ता पसंद था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जो मेरा ख्याल रखे और जहां मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सके। मेरा होने वाला पति रचित बहुत अच्छा था। वह गांव का सबसे सुंदर लड़का था, जिसे गांव की लगभग सारी लड़कियां पसंद करती थीं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान से होने जा रही थी जिसे गांव की सारी लड़कियां अच्छा समझती थीं। लेकिन सगाई वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी खुशियों को थोड़ा कम कर दिया। मेरी खुशी अब रचित से जुड़ चुकी थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और मेरे परिवार वाले यह साफ देख रहे थे कि जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सगाई वाले दिन रचित के परिवार वालों ने भैया से बात की। उन्होंने कहा, हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है और हम लोग भी गरीब नहीं हैं। हम आपसे लेन देन की बात करना चाहते हैं। यह सुनकर भैया चौंक गए।
रचित के घर वालों ने आगे कहा, हमारा बेटा बहुत समझदार और अच्छा है। हम चाहें तो उसके लिए आपकी बहन जैसी ढेर सारी लड़कियां ला सकते हैं, लेकिन हमें अपने रचित के लिए आपकी बहन ही पसंद आई। भैया बोले, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आप किस तरह के लेन देन की बात कर रहे हैं? उन्होंने साफ कहा, हमें 40 तोले सोना, दहेज का लग्जरी सामान और 20 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनकर भैया के होश उड़ गए। भैया ने कहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इतना सोना और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो एक साधारण नौकरी करता हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि अपनी बहन को अच्छा दहेज दूं। यह सुनते ही रचित के परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हम चाहें तो आपकी बहन से भी अच्छी लड़की और इससे भी ज्यादा दहेज पा सकते हैं। आप शहर में नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो क्या अपनी बहन को इतना दहेज भी नहीं दे सकते? यह सुनकर भैया परेशान हो गए। भाभी ने भैया को समझाया, आपको लड़के वालों की यह शर्त नहीं माननी चाहिए। मैं भी परेशान थी। सोच रही थी कि अगर रचित के परिवार वालों को इतनी मांगें करनी थीं, तो यह बात रिश्ता पक्का होने से पहले क्यों नहीं बताई? सगाई के दिन ये सारी शर्तें सामने लाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी यह सब पता चल गया था। मैं चुप हो गई। मुझे रचित के परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दहेज की ऐसी मांग तो वही लोग करते हैं जो लालची होते हैं। उन्हें भी एक तरह का लालच था, जो दहेज के साथ साथ सोना और नकदी की मांग कर रहे थे। इन बातों से मेरा दिल बहुत उदास हो गया। मैं अपनी शादी से जितनी खुश थी, ये बातें सुनकर उतनी ही दुखी हो गई। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखा और पूछा, तू क्या चाहती है? मैंने नजरें झुका लीं और कहा, भैया, मैं कुछ नहीं चाहती। जैसा आपको बेहतर लगे, मैं उसी में खुश हूं। तभी भाभी बोल पड़ी, तो क्या आप इतने पैसे और दहेज का इंतजाम कर पाएंगे? भैया ने कहा, अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अभी मेरे पास शादी का पूरा इंतजाम नहीं है, तो क्या हुआ? मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसकी शादी का इंतजाम करूंगा। मुझे रचित के परिवार वालों से थोड़ा समय चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी रचित से ही करूंगा। माँ बोली, बेटा, लेकिन यह सब कैसे होगा? भैया ने कहा, माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? रचित जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। भैया ने रचित के परिवार वालों से बात की और कहा, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। मैं कंपनी से लोन लूंगा, लेकिन यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। रचित के घर वालों ने भैया की बात मान ली। भैया ने कहा, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। भैया ने हमें भरोसा दिलाया। अब वे हर हफ्ते आने के बजाय महीने में एक बार गांव आने लगे। जब भी आते, शहर से मेरे लिए थोड़ा सा जेवर लाते और माँ को सौंप देते। माँ से कहते, इसे अनन्या की शादी के लिए रखो। 6 महीने में रचित के परिवार वालों की मांग के मुताबिक जेवर इकट्ठा कर लूंगा। पैसे की बात है तो वो भी मैंने पहले से जमा कर रखे हैं। माँ को पता था कि भैया मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भाभी का मूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जब भी भैया घर आते, भाभी उनसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती। मुझसे तो वे बात करना भी पसंद नहीं करती थीं। घर के कामों के दौरान वे मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने देती। कहती, हेरा पति तुम्हारी वजह से इतनी मेहनत कर रहा है, उसे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं भाभी से कहती, भाभी, भैया यह सब अपनी खुशी से कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि आप लोग जैसा चाहें मैं वैसा करूंगी। मैं भैया को परेशान नहीं करना चाहती। भाभी बोली, शराफत के नाटक मेरे सामने मत करो। जितनी अच्छी बनने की कोशिश करती हो, उतनी अच्छी हो नहीं। उनकी बात पर मैं चुप हो जाती थी। भाभी माँ और भैया के सामने अच्छी बनती थीं, लेकिन पीठ पीछे उनका मूड हमेशा खराब रहता था। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए। मेरी शादी का समय नजदीक आ रहा था। भैया ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए। वे शहर से मेरे लिए ढेर सारा सामान लाए थे। जिस दिन भैया आए, मैं बहुत खुश थी, साथ ही रोना भी आ रहा था, क्योंकि अब मैं घर छोड़कर जाने वाली थी। घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच हमें एक खुशखबरी मिली, जिसने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। वह खबर थी कि भाभी माँ बनने वाली थीं। हम सब बहुत खुश थे। मेरी शादी का लगभग सारा इंतजाम हो चुका था। भैया ने सारे जेवर इकट्ठे कर लिए थे और पैसे भी शहर से लाए थे।
वह सारा सामान माँ की अलमारी की तिजोरी में रख दिया गया। यह बात मेरी शादी से 3 दिन पहले की है। उस रात हम सब खुशी खुशी साथ में खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन न जाने क्यों खाना खाते ही मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। माँ ने भी ऐसा ही कहा। भैया भी उस दिन जल्दी अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरा दिमाग बहुत भारी लग रहा था। मैं इतनी देर कभी नहीं सोती थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, पता चला कि माँ भी देर तक सोई थीं। भैया अभी सो रहे थे, सिर्फ भाभी जाग रही थीं। यह अजीब बात थी कि सबको इतनी नींद आ रही थी। ऐसा हमारे घर में पहली बार हुआ था। हम सब सुबह 7 या 8 बजे तक उठ जाते थे। इतनी देर तक कोई नहीं सोता था। तो आज सबको क्या हो गया था? भैया और मैं काफी देर से उठे। मुझे लगा कि शायद शादी की तैयारियों की थकान होगी, तभी हम इतनी देर तक सोए। अजीब बात यह थी कि हम तीनों, मैं, भैया और माँ, के सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन भाभी बिल्कुल ठीक थीं। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन दोपहर में भैया ने भाभी से कहा, माँ की अलमारी से सारे जेवर निकाल कर ले आओ। थोड़ी देर बाद जब भाभी लौटीं तो उन्होंने मेरे पास आते ही मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और बोलीं, बताओ जेवर कहाँ हैं? मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कहा, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? भैया ने भी पूछा, क्या कर रही हो? मेरी बहन को छोड़ो, क्या बात है? भाभी बोली, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको बताऊं कि आपकी बहन का किसी से चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आप अपनी बहन पर बहुत भरोसा करते हैं, पर अब अलमारी में जेवर नहीं है। भैया ने कहा, तो जेवर कहाँ गए? भाभी बोली, यह तुम्हारी बहन को ही पता होगा, इससे पूछो। मैंने खुद अपने कानों से इसे इसके आशिक के साथ बात करते सुना है। यह भागने की योजना बना रही थी। इसने कहा था कि शादी से थोड़ी देर पहले यहां से भाग जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी चालाक है कि उसने जेवर पहले ही गायब कर दिए। मैंने भाभी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? भाभी बोली, मैं सच कह रही हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे कई बार उस लड़के से बात करते देखा है। भैया ने पूछा, कौन लड़का? भाभी ने कहा, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हारी बहन ही बताएगी कि वह कौन है। मैंने घबराते हुए भैया की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा, नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ भी मेरे पक्ष में बोल रही थी, लेकिन भाभी भैया को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गईं। भैया ने भाभी की बात पर यकीन कर लिया कि जेवर मैंने गायब किए और मेरा किसी लड़के से अफेयर है। भैया ने माँ से कहा, इस पर नजर रखो, इसे कमरे में बंद कर दो, कहीं ऐसा न हो कि यह हमारी इज्जत कुचलकर भाग जाए। साथ ही भैया मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तुमने जेवर किसे दिए? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि जेवर कहाँ गए, तो मैं क्या बताती। मैं रो रोकर बेहाल हो चुकी थी। माँ की तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें कमरे में ले जाया गया। घर में मेहमान थे, इसलिए हम इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर सकते थे। शाम का वक्त हो गया। बारात आने में बस थोड़ी देर बाकी थी। भैया बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए इतने समय से तैयारी की थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। बारात आ गई और मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि भैया अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे दोषी मान लेंगे। मुझे माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाभी ने माँ को भी अपने जादू में कर लिया था। अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया गया। बारात आई और जब मुझे फेरों के लिए बुलाया गया तो रचित के परिवार वालों ने कहा, हम दुल्हन को मंडप में बुलाने से पहले दहेज की रकम और जेवर देखना चाहते हैं। यह सुनते ही भैया के होश उड़ गए। अभी तक यह बात छुपी थी कि जेवर गायब हो गए हैं। अब जान हथेली पर आ गई थी। भैया बहुत परेशान थे कि अब क्या करें। इज्जत का सवाल था। सारे मेहमान आ चुके थे, बारात भी आ गई थी, लेकिन जेवर नहीं थे। भैया ने मेरे ससुराल वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। उनसे कहा, शादी की रस्में शुरू कीजिए, लेन देन की बात बाद में हो जाएगी। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े थे। बोले, पहले लेन देन होगा, रस्में बाद में होंगी, हम यहाँ शादी करने ही आए हैं। शादी में अजीब सा हंगामा शुरू हो गया। काफी देर तक जेवर न होने की बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। रचित के परिवार वाले शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा, पहले लेन देन फिर शादी। आखिरकार भैया के मुंह से निकल गया, हमारे जेवर चोरी हो गए हैं।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन शादी को पूरा कीजिए। मैं बाद में सारे जेवर का इंतजाम कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। भैया हाथ जोड़कर यह बात कह रहे थे। यह सुनकर रचित के पिता जोर जोर से हंसने लगे। बोले, तो तुमने हमें यहां मजाक बनाने के लिए बुलाया है? भैया समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वे मजाक कैसे बना सकते थे? रचित के घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बेटी की शादी मेरे पढ़े लिखे खूबसूरत बेटे से कराना चाहते हो। यह बात हमने सगाई के वक्त तय की थी। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहे हो कि जेवर चोरी हो गए। तुमने शायद इंतजाम ही नहीं किया होगा। भैया बोले, देखिए, मैंने कहा ना, जेवर सिर्फ एक बार चोरी हुए हैं। 20 लाख नकद और दहेज का सामान मौजूद है। मैं वादा करता हूं, जेवर का इंतजाम भी जल्द कर दूंगा। लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। रचित के परिवार वालों ने एक न सुनी और बारात वापस ले जाने लगे। भैया उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, मिन्नतें करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाभी एक तरफ खड़ी यह सब तमाशा देख रही थीं। जेवर कहाँ गए, किसने लिए, यह मैं नहीं जानती थी, लेकिन भाभी ने मेरे चरित्र पर जो सवाल उठाया वह बहुत बुरा था। मेरी बारात वापस जा चुकी थी। भैया ने मेरी शादी के लिए जो इंतजाम किया था वह सब बेकार हो गया, सिर्फ उन जेवरों की वजह से जिनका वे इतने समय से इंतजाम कर रहे थे। भैया मेरे पास आए और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बोले, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी। सारे मेहमानों के सामने भैया ने मुझ पर हाथ उठाया। इससे मेरा दिल टूट गया। मां मुझे बद्दुआ देने लगी, तू जन्म से पहले क्यों नहीं मर गई? अगर तू पहले मर जाती तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। फिर सांद दी गई। मरुथे उन्हें कैसे समझाती कि मैंने कुछ नहीं किया। कोई मेरी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं था। भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी। मैं समझ गई कि यह सब भाभी ने किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। भैया की बहुत बेइज्जती हो रही थी। वे कह रहे थे, इस वक्त कोई मेरी इज्जत रख ले, कोई इसे अपना ले। भैया अपनी पगड़ी हाथ में पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। भैया बोले, अब मेरी बहन से शादी कौन करेगा? दहेज की वजह से उसकी बारात वापस लौट गई। मैं क्या करूं? हम सब फूट फूट कर रो रहे थे। तभी मेहमानों के बीच से एक जोरदार आवाज आई। हमने उस तरफ देखा तो दंग रह गए। वह शख्स हमारे सामने आया और बोला, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। क्या आप अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करेंगे? यह सुनकर भैया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। मेरे पीछे खड़ी कमला चाची बोली, ये तो हमारे गांव में सब्जी बेचता है। उसने कहा, जी, मैं गांव में सब्जी का ठेला लेकर घर घर सब्जी बेचता हूं। इतना तो कमा लेता हूं कि आपकी बहन का पेट इज्जत से भर सकूं। जरा सोचिए, जिस परिवार में आप अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, उसकी क्या गारंटी थी कि इतना दहेज देने के बाद भी आपकी बहन वहां खुश रहती? वे लालची लोग थे। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत आपकी बहन को अपनी बहू बनाना थी। वह लड़का जिससे आपकी बहन की शादी होने वाली थी, अपने माता पिता की हर बात चुपचाप सुनता रहा। वह पढ़ा लिखा था, उसे इस पर ऐतराज करना चाहिए था, लेकिन वह खामोश रहा। उसे सब ठीक लगा। आप अपनी बहन को इतना दहेज देकर विदा करते, फिर भी ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते तो वह लड़का चुपचाप देखता रहता। वह कभी अपनी पत्नी का रखवाला नहीं बनता। उसने भैया के सामने हाथ जोड़े और बोला, देखिए, मैं भले ही कम कमाता हूं, लेकिन आपकी बहन का सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं। उसकी ये बातें सुनकर भैया के दिल में एक उम्मीद जगी। वे उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने मेरी शादी उससे करने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि मेरी जिंदगी में यह कैसा मोड़ आ गया। मैं रचित के सपने देख रही थी और आज मेरी शादी रचित की बजाय एक साधारण सब्जी वाले से हो रही थी। उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसके पास न परिवार था, न कोई रिश्तेदार, फिर भी मेरी शादी उससे होने जा रही थी। मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। उस वक्त अपने भैया की इज्जत के लिए मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन मेरे दिल में एक शिकायत रह गई कि भैया को एक बार मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी। मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए था।
मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे बदनाम किया गया, मेरी बारात वापस चली गई और मेरा हाथ एक मामूली सब्जी वाले के हाथ में दे दिया गया। इस तरह भैया ने मुझसे अपना रिश्ता जैसे तोड़ लिया। भैया को मुझ पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे गले नहीं लगाया और न ही आशीर्वाद दिया। मैं उस सब्जी वाले पुनीत से शादी करके उसके घर आ गई। उसका घर छोटा सा था, ऐसा घर जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जगह जगह से टूटा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरा मन बिस्तर पर बैठने को भी नहीं कर रहा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे, ढेर सारी धूल थी और गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर कब से खाली पड़ा हो। उसने मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई और अपनी जिंदगी में आए तूफान के बारे में सोचने लगी कि मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। इतने में वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घबरा गई और उससे दूर हट गई। उसने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया और बोला, यह मैं आपके लिए लाया हूं। मुझे लगा कि कोई साधारण सा गिफ्ट होगा, लेकिन जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें हीरे की अंगूठी थी। उसके घर की हालत देखकर और अपने हाथ में सोने की अंगूठी देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, आप क्या सोच रही हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतनी महंगी अंगूठी आपके पास कैसे? वह मेरी बात पर हंसने लगा और बोला, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मैं झारखंड से हूं और वहां का डीएम हूं। मुझे काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि इस गांव में कुछ लोग जमीनों का गैरकानूनी कारोबार कर रहे हैं। मैं यहां उनकी तलाश और जानकारी लेने के लिए आया था। इसके लिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और सब्जी वाला बन गया। मुझे यहां आए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मैं इस घर में रहता हूं और दिन भर सब्जी वाला बनकर इधर उधर घूमता हूं ताकि हर चीज पर मेरी नजर रहे और मुझे उन लोगों का पता चल सके जो जमीनों पर गैरकानूनी कब्जा कर रहे हैं। मैंने देखा कि इस गांव की हालत बहुत खराब है। सरकार यहां ध्यान नहीं दे रही। मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूं, यहां विकास करना चाहता हूं। यहां की सड़कें बहुत खराब हैं। आज जब मैंने तुम्हारे लाचार भैया को देखा और यह देखा कि यहां दहेज प्रथा कितनी आम बात है, दहेज पूरा न होने पर तुम्हारी बारात वापस चली गई, यह सब मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए मैं सामने आया और तुम्हारे भैया की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुम्हें पहली बार नहीं देखा, इससे पहले भी 1-2 बार मैं तुम्हें देख चुका हूं जब तुम घर से बाहर निकलती थीं। मुझे तुम पसंद आ गई थीं और आज ऊपर वाले ने मेरी पसंद को मेरा बना दिया। मैं बहुत खुश हूं। पुनीत की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे मैं एक साधारण इंसान समझ रही थी, वह डीएम था। पुनीत ने कहा, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बस जिस काम के लिए यहां आया हूं वह पूरा हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर वाले ने मुझे रचित से भी बेहतर इंसान दिया था। पुनीत न सिर्फ अमीर और पढ़ा लिखा था बल्कि ईमानदार भी था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। शादी के बाद मैंने उस टूटे फूटे घर की सफाई की और उसे रहने लायक बनाया, क्योंकि पुनीत वहां थोड़े समय के लिए ही आते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। उनके पास बहुत पैसे थे। वे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। भाभी को लगता था कि गांव के सब्जी वाले से शादी के बाद मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए मेरी विदाई पर वह हंस रही थीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी जिंदगी पुनीत के साथ रचित से भी बेहतर गुजरेगी। मैं बहुत खुश थी। पुनीत ने मेरे लिए ढेर सारी खरीदारी की। शादी के कुछ दिन बाद जब मैं मायके गई तो भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। भाभी बहुत बीमार थीं। पता चला कि उनका मिसकैरेज हो गया था। वे फूट फूट कर रो रही थीं, लेकिन मेरी हालत देखकर वे हैरान रह गईं। उन्हें लगता था कि मैं पुनीत से शादी के बाद गरीबी में जी रही होंगी। लेकिन जब उन्होंने मेरे ठाठ बाट देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं भाभी के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने आपको आपके किए की सजा दे दी, और जो आपने मेरे साथ किया उसे मैंने चुपचाप सहा, तो ऊपर वाले ने मुझे भी इसका फल दिया। मेरा पति कोई साधारण सब्जी वाला नहीं बल्कि एक बड़ा अधिकारी है। वह यहाँ एक केस के सिलसिले में आया है।
मेरी बात सुनकर भाभी फूट फूट कर रोने लगीं और बोलीं, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपने बच्चे के लिए न जाने कितने सपने देखे थे, मेरे सारे सपने टूट गए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी खुशियां छीनी थीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं सीढ़ियों से गिर गई और अपना बच्चा खो दिया। मैंने कहा, भाभी, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे भैया की नजरों में गलत साबित कर दिया, आखिर क्यों? भाभी रोते हुए बोली, दरअसल मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पति तुम्हें मुझसे ज्यादा अहमियत देते थे। जब मुझे पता चला कि वे तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारे जेवर का इंतजाम कर रहे हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात मैंने सबके खाने में नींद की दवा मिला दी, जिससे आप सब गहरी नींद में सो गए। फिर मैंने तिजोरी से जेवर चुराकर अपनी मासी के घर रख दिए और इल्जाम तुम पर लगा दिया कि तुमने किसी लड़के को जेवर दिए और तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। तुम भागने वाली हो। तुम्हारे भैया ने मेरी बात मान ली। वह हाथ जोड़कर रोने लगी, बोली, मैं उन जेवरों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति ने अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया। भाभी मुझे रोते हुए अपनी बात बता रही थीं। तभी भैया कमरे में आए और उनकी हर बात सुन ली। आज सच्चाई भैया के सामने आ गई। वे भाभी पर बहुत गुस्सा हुए और मेरे सामने शर्मिंदा होने लगे। बोले, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भाभी की बातों में आ गया। गलती उसकी नहीं, मेरी भी है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी बहन पर भरोसा रखना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने कहा, नहीं भैया, आपने कोई गलती नहीं की। भाभी भी रो रो कर माफी मांग रही थी, लेकिन भैया बोले, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, भले ही मेरी बहन तुम्हें माफ कर दे। मैंने भैया को पुनीत के बारे में सब बताया। यह सुनकर भैया के दिल को सुकून मिला। वे बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच कह रही हो। भैया ने भाभी को माफ नहीं किया था, लेकिन मैंने भैया और भाभी दोनों को माफ कर दिया था। भाभी भैया का दिल जीतना चाहती थीं। भैया को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने अपनी बेकसूर बहन को अपने दिल से निकाल दिया था। भाभी भैया को मनाने की कोशिश कर रही थीं। मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन अगले दिन जब भाभी मेरे घर आईं तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने फिर से माफी मांगी और पुनीत से भी बात की। भाभी ने पुनीत से कहा, मैं पढ़ी लिखी हूं और बहुत कुछ जानती हूं। मैं अपने पति से माफी मांग रही हूं। मैंने अनन्या के साथ गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। भैया भाभी से बात नहीं करते थे। उन्हें भाभी में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन भाभी ने मां और भैया का दिल जीतने के लिए पुनीत की मदद ली। पुनीत को अपने काम के लिए साथियों की जरूरत थी। उन्हें लगा कि गांव के किसी इंसान का साथ लेना बेहतर होगा। पुनीत और भाभी ने मिलकर उन लोगों का पता लगाया जो गांव में गैर कानूनी काम कर रहे थे और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। भाभी की मदद से पुनीत को बहुत सहारा मिला। भाभी भले ही गरीब परिवार से थीं, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी। यह बात जब भैया के सामने आई तो उन्होंने भाभी को माफ कर दिया और बोले, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने उसे सुधारने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और उन पर कार्रवाई की गई। गांव के चोर उचक्कों को भी पकड़ा गया। भाभी ने अपनी मासी के घर से सारे जेवर लाकर भैया को दे दिए। पुनीत ने दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और लोगों को जागरूक किया कि बेटियों को पढ़ाओ ताकि वे आत्मनिर्भर बने। पुनीत ने गांव का विकास भी किया, सड़कें बनवाईं और गांव की सारी समस्याएं दूर कीं। कुछ समय बाद वे मुझे अपने घर ले गए। उनके परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी आज भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। अगर इंसान को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह उसे सुधार सकता है। ऊपर वाले ने भाभी को उनकी गलती की सजा दी। उनकी गोद उजड़ गई, लेकिन उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। अगर मैं गलत होती तो मेरी किस्मत में पुनीत जैसा इंसान न होता। रचित के परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई क्योंकि वे दहेज मांग रहे थे। ऐसे लोग जो दहेज की मांग करते हैं, उन्हें बहुओं से ज्यादा दहेज का लालच होता है। वे आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकते। मैं पुनीत के साथ झारखंड गई और अपने पति के परिवार के साथ बहुत खुश हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि ऊपर वाला भाभी की गोद फिर से भर दे, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया है। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।